गंगनपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, गोचर का एक घटनाक्रम जो घटित होने वाला है वो अपने आप में एक इतिहास का निर्माण करेगा, जिसकी रूपरेखा लगभग बन चुकी है और आपको अगले महीने में इनका ट्रेलर देखने के लिए मिल सकता है। ये एक खगोलीय घटना है। शनिदेव जब जब मीन राशि में जाते हैं कुछ विशेष होता है। बात अगर आज का करूं तो आज यानी 12 फरवरी के रात्रि में सूर्यदेव का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, जहां पहले से शनिदेव और बुध देव युति बना के बैठे हुए हैं। और जब शनिदेव ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग विशेष जानेंगे। मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक का बात करेंगे, क्योंकि ये बात ही बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल कहने का सेंस ये है कि 5-5, 6-6 प्लैनेट अगर एक घर में हो तो उस घर से संबंधित क्या इम्पैक्ट होगा। यहाँ घर का मतलब है कुंडली का घर। कुंडली में 12 घर होते हैं और मेष से मीन तक का हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शोध पर आधारित ज्ञान आप तक डिलीवर करने का मात्र एक ही जरिया है और इस जरिया में अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, गोचर क्या होता है और लगन क्या होता है। लगन आपका फिंगरप्रिंट है, डीएनए है। जिस समय आप जन्म लिए उस समय की जो रूपरेखा है, संरचना है, उससे ही आपका भविष्य लगभग निर्मित हो जाता है कि क्या क्या इम्पैक्ट लाइफ में होने वाला है। गोचर घटनाक्रम का वो रूपरेखा है जब देखिए, सबसे पहली बात है जितने भी प्लैनेट हैं सब मूव कर रहे हैं। इवन पृथ्वी भी मूव कर रही है। तो पृथ्वी पर उस समय मतलब किस समय किस प्लैनेट का इम्पैक्ट किस रूप में हो रहा है, उसी को फाइंड आउट किया जाता है कुंडली के आधार पर। और कुंडली से यही चीज पता चलता है कि आगे आप क्या होने वाला है, या कोई भी घटनाक्रम का प्रेडिक्शन इसी आधार पर किया जाता है। तो गोचर का जो अभी वर्तमान स्थिति है, सूर्यदेव जैसे शनिदेव के साथ बैठे हैं, बुध देव पहले से थे वहां पर। तो आप जानते हैं सूर्यदेव और शनिदेव में पिता पुत्र का संबंध है, वैचारिक मतभेद है, तो इस बात का इम्पैक्ट तो होगा ही। लेकिन सूर्य और शनि की युति में आदमी महान भी बनता है, उनके पिता का जो है भाग्योदय भी होने का चांस रहता है। शनि मीन्स मनी और सूर्य मीन्स डिसिप्लिन, यानी आपके जीवन में जितना अनुशासन है वो आपकी महानता का एक पार्ट है। सूर्यदेव खुश हैं, यानी आप अगर अर्ली मॉर्निंग जगते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं, तो फिर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों आपसे संतुष्ट रहेंगे। वो किसी भी घर में हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ये सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। किसी भी प्लैनेट का कोई भी पोजीशन हो, आपका कर्म उसको चेंजिंग मोड में लाके पॉजिटिव इंपैक्ट ले सकता है। दोस्तों, 29 मार्च को शनिदेव का गोचर हो रहा है मीन राशि में, यानी आपके कुंडली में जहां भी 12 लिखा हो उसमें चले जाएंगे, और अभी वर्तमान में जहां 11 लिखा हो अर्थात कुंभ राशि, उसमें बैठे हुए हैं। तो जब इनका ट्रांसफर होगा उसमें, यानी गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, उस समय बहुत सारे प्लैनेट उसमें पहले से होंगे। अभी वर्तमान में अगर बात करें, मीन राशि में शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं राहु के साथ युति बना के। शुक्र जब राहु के साथ बैठते हैं, इस योग का नाम है लंपट योग। इसमें कामुकता की मात्रा बढ़ जाती है, आशिकीपन सवार हो जाता है, चटक मटक टाइप का जो भोजन होता है वो खाने की चाहत बढ़ जाती है। मतलब लग्जरी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाता है। सूर्य जब उच्च के होते हैं तो बहुत चीज ऐसे होते हैं। राहु उनके साथ बैठे हुए हैं, दोनों गुरु चेला है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। शनिदेव जब उसमें जाएंगे तो सूर्यदेव भी जाएंगे, बुध भी रहेंगे। अब देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया, शनिदेव हो गए, उसके बाद चंद्रमा भी घूमते फिरते वहां आ जाएंगे। इतने इतने प्लैनेट का एक घर में आना बहुत बड़ा इतिहास बनेगा।
काल पुरुष की बात की जाए तो काल पुरुष के मीन राशि में जब जब शनिदेव ट्रांजिट किए हैं, कुछ ना कुछ विशेष हुआ है, इतिहास साक्षी है। बात करूं मेष लग्न की, तो मेष लग्न का 12th हाउस ही उसका कुंडली का 12वां घर होगा और यही घटना घटेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होने वाला है अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो। इसी तरह से आपके जिस भी घर में 12 लिखा हुआ है वो आपके इस घटनाक्रम का साक्षी बनेगा। अब मैं बात करूं अगर कि आपको लग्न पता नहीं है तब क्या होगा, तो आप कुंडली को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली क्या है और उसका 12th हाउस कहाँ लिखा हुआ है। कुंडली का एक सामान्य परिचय क्या होता है मैं सोच रहा हूं उससे आपको अवगत करा दूं ताकि आपका रिसर्च बेहतरीन हो जाएगा। फिर इस जो पांचों ग्रह का जो खेल है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए, आप समस्या का समाधान खुद ढूंढ लेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बात करूं पहले घर का, तो पहला घर आप खुद होते हैं, यानी स्वयं की पर्सनैलिटी को, वो स्वयं के फेस को, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व को पहले घर से देखा जाता है। आपके रूप, रंग, कद, काठी, स्वभाव, ये सारा चीज आपके पहले घर से पता चलता है। दूसरे घर का बात करूं तो ये वाणी का घर होता है, आपके बैंक बैलेंस का भी घर होता है, इसको धन भाव के भी नाम से जानते हैं। ये आपके ससुराल के वेल्थ को भी दिखाता है। तीसरे घर का बात करूं तो ये आपके पराक्रम का घर होता है, छोटे भाई बहन का घर होता है। चौथे का बात करूं तो ये सुख का घर होता है, माता का घर होता है, परिवार का घर होता है। पांचवा का बात करूं यानी कुंडली का पांचवा घर का बात करूं तो ये संतान का घर होता है, शिक्षा का घर होता है, प्रतियोगिता का घर होता है। अगर मैं छठे की बात करूं यानी घर का छठा, तो रोग, ऋण, शत्रु का घर होता है ये। सातवां आपके स्पाउस का होता है, स्पाउस के अलावा व्यापार से भी इसको देखा जाता है। अगर आठवें घर की बात करूं तो ये आकस्मिक, उसको कब्रिस्तान भी कहा गया है कई ज्योतिष की किताब में, यानी आकस्मिक दुर्घटना घटना जो भी है उसको दिखाया जाता है। अकल्ट को भी उसी से जाना जाता है। नमा का बात करूं ये आपके भाग्य का घर होता है, लक फैक्टर जिसको बोलते हैं। 10th का बात करूं ये आपका कर्म भाव होता है और 11th का भाव करूं तो ये आपका इनकम हाउस यानी लाभ का भाव होता है, डिजायर का होता है। और 12th जो है खर्च का होता है, जेल का होता है, पागलखाना का होता है, डिप्रेशन, ये वगैरह दिस दैट। तो इसमें जो सेंसिटिव घर है ये है आपको 6, 8 और 12। तो 6, 8 और 12 में अगर ये घटनाक्रम होगा तो आपको रेमेडी पहले से करनी होगी, क्योंकि उस समय आपको टाइम कम हो जाएगा रेमेडी करने के लिए, तो फिर उसका इम्पैक्ट पाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो सकता है। बात करूं शनिदेव को, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्ट अगर आप हैं अपने कर्म में भी और अपने चिंतन में भी, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा के पात्र हैं। आप किसी लेबर का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपने से छोटों का अपमान नहीं कर रहे हैं, किसी अपाहिज आदमी या वृद्ध आदमी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो भी शनिदेव आपसे खुश होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न है सच्चाई और सफाई। अगर आपके जीवन में 3 चीज होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, इसमें सच्चाई और सफाई को आप ला दिए तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा पात्र होंगे। शनिदेव सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धांतवादी हैं। आप मतलब किसी छोटे, जैसे सफाई कर्मी होता है उसका आप मजाक बनाएंगे तो याद रखें ये वर्ष है मंगल का और कलयुग का राजा है राहु, तो शनिदेव तो स्टेप उठेबे करेंगे, क्योंकि न्याय करना उसका धर्म है, न्याय करता है वो। तो शनिदेव के लिए ये सब काम आप कर सकते हैं। शिव जी का आप आराधना करते हैं तो भी शनिदेव को प्रसन्नता मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कर सकते हैं, ठीक है, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब आइए राहु पे। राहु क्या है? आपका बैड थिंकिंग है, आपका नेगेटिव थिंकिंग है, आपका शॉर्टकट वाला जो रास्ता है वो है, आपका जो है
मतलब धोखाधड़ी देने के लिए जो हम प्लान क्रिएट करते हैं वो है। तो इस चीज पर अगर हम ब्लेम मतलब कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से राहु का गलत इंपैक्ट नहीं आएगा। राहु हमारी गंदगी है। अगर हम डेली स्नान नहीं करते हैं, गंदा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शूज या चप्पल गंदा रहता है, तो भी राहु का इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि केतु भी एक्टिव हो जाएंगे। यानी आपके पांव से केतु का बहुत बड़ा अच्छा रिलेशन है। अगर उनको आप एक्टिव कर दिए तो फिर राहु से भी खतरनाक है वो, क्योंकि राहु का ट्रांजिट जहां होने जा रहा है उसके 180 डिग्री पे केतु महाराज भी रहेंगे। इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट इससे भी खतरनाक होता है। अब आया सूर्यदेव क्या है? डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी इसमें मुख्य है। आप सूर्योदय से पहले हर हाल में जग जाएं, बेड छोड़ दें तो 50% सूर्यदेव के कृपा के पात्र हो गए। दूसरी क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप किसके लिए? किसी को अधिकार नहीं मिल रहा, अधिकार दिलाने के लिए। कोई नीडी पीपल है और आपको सामर्थ्य है उनका हेल्प करने का, तो तत्काल रूप से करना चाहिए। इनसे भी आप उनका कृपा का पात्र बन सकते हैं। इनको खुश करने के लिए आप उनको जल भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें चावल डाल सकते हैं, कुमकुम रौली डाल सकते हैं, गंगा जल हल्का मिला सकते हैं। चंद्रमा का रेमेडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रहों की रानी है। चंद्रमा हमारी माँ है। माँ के गोद में अगर आप छुप गए तो कालों के काल महाकाल आपकी रक्षा करते हैं, वहां से आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता है। इसलिए चंद्रमा को बेटर करना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल ऑल प्लैनेट। सभी प्लैनेट से बेटर है आप चंद्रमा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जिसका कोई तोड़ ना हो। तो चंद्रमा के रेमेडी के तौर पे आप कभी भी अगर तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहां का पानी जरूर कंज्यूम कीजिए। पानी पीने के अलावा हो सके तो स्नान भी कीजिए, इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठिए और उस रोशनी से स्नान कीजिए। शिव जी का जलाभिषेक कीजिए, उससे भी चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं। इस तरह से सारे प्लैनेट का रेमेडी करके आप अपने आप को अच्छे मतलब नेगेटिव में जाने से रोक सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब।